आइए दोस्तों, आज एक नई कहानी लेकर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज की कहानी है सबसे कठिन काम। और इस कहानी की रचनाकार है मधु कांकरिया जी। इसलिए प्रथमतः मधु कांकरिया जी का जीवन परिचय देखेंगे। उनके जीवन परिचय पर पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद कहानी पर चर्चा करेंगे। तो मधु कांकरिया जी हिंदी साहित्य की ख्यातनामा और प्रतिष्ठित लेखिका है। 21वीं सदी के हिंदी कथा साहित्य में सामाजिक संवेदनाओं को उन्होंने अपनी संवेदना बनाया है और उन संवेदनाओं को उन्होंने अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। मधु कांकरिया जी का जन्म 23 मार्च 1957 को कोलकाता नामक शहर में हुआ है और एक निम्न मध्यम वर्गीय जैन व्यापारी परिवार में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने कोलकाता के महिला कॉलेज से अर्थशास्त्र विषय में एमए की उपाधि प्राप्त की है और बचपन से ही पढ़ने का अधिक शौक था, अधिक रुचि उनकी पढ़ने लिखने में थी। तो इनका जो साहित्य है वह साहित्य समाज को एक नई दिशा देने वाला, एक नई दृष्टि देने वाला इनका साहित्य है। बचपन से ही साहित्य में रुचि होने के कारण इनका झुकाव लेखन की ओर और विशेष रूप से साहित्य लेखन की ओर रहा है। इन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी है, अनेक उपन्यास लिखे हैं। इनका डायरी लेखन भी प्रकाशित है, यात्रा वृत्तांत भी प्रकाशित है। तो हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में लेखिका ने अपनी लेखनी चलाई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि लेखिका को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। उनकी रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता देखने को मिलती है। उन्होंने लिखे हुए कहानी संग्रहों में से कुछ प्रमुख कहानी संग्रह इस प्रकार है। बीतते हुए यह उनका कहानी संग्रह 2004 में प्रकाशित हुआ है। भरी दोपहरी के अंधेरे में इस नाम से 2007 में इनका एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है और 2008 में और अंत में इशू नाम से उनका एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है। उन्होंने लिखे हुए कुछ उपन्यासों में से प्रमुख उपन्यास इस प्रकार है। खुले गगन के लाल सितारे, यह उपन्यास इनका 2000 में प्रकाशित हुआ है। सलाम आखिरी इस शीर्षक से लेखिका का जो उपन्यास है 2002 में प्रकाशित हुआ है। पत्थाखोर नाम से 2005 में इनका यह उपन्यास प्रकाशित है और 2008 में सेज पर संस्कृत शीर्षक से उनका उपन्यास प्रकाशित है। उन्होंने बादलों में बारूद, यह यात्रा वृत्तांत भी लिखा है। शहर जादू और बंजारा मना और बंदिशें, यह इनका डायरी लेखन है। अपनी धरती अपने लोग इस शीर्षक से उन्होंने सामाजिक विमर्श पर भी अपना ग्रंथ लिखा हुआ है। तो अनेक प्रकार का, अनेक विधाओं का लेखन इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से किया है। इसलिए अनेक सम्मान उनको मिले हुए हैं, अनेक पुरस्कार उनको मिले हुए हैं। उनको मारवाड़ी समाज गौरव पुरस्कार 2006 में मिला है। हेमचंद्र आचार्य साहित्य सम्मान 2006 में मिला है। कथाक्रम सम्मान 2008 में उनको प्राप्त हुआ है। हेमचंद्र स्मृति साहित्य सम्मान 2009 में लेखिका को प्राप्त हुआ है और विजय वर्मा कथा सम्मान 2012 में इनको
प्राप्त हुआ है। तो ऐसे अनेक पुरस्कारों से लेखिका को गौरवान्वित किया है। तो अब हम उन्होंने लिखी हुई कहानी सबसे कठिन काम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे कठिन काम, इस कहानी का सृजन या इस रचना का सृजन मधु कांकरिया जी की लेखनी से हुआ है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने एक व्यवसाय के प्रति या अपने कर्तव्य के प्रति सत्य निष्ठता को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तित्व को अभिव्यक्त किया है। जो व्यक्ति बाहर समाज में सम्मान और आदर का पात्र होता है या बाहर आदर और सम्मान प्राप्त करता है, वह अपने ही परिवार में, अपने ही घर में इन बातों को प्राप्त नहीं कर पाता है। अर्थात उसे अपने खुद के घर में सम्मान या आदर नहीं मिलता है। कहानी का प्रमुख पात्र, कहानी का प्रमुख चरित्र मधुसूदन है। यह व्यवसाय से एक डॉक्टर है और बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर है। वह एक ईमानदार व्यक्ति है, परिश्रमी और सेवाभावी प्रवृत्ति का व्यक्तित्व है। अपने कर्तव्य के प्रति अत्यंत निष्ठावान यह डॉक्टर है। वह अपनी तरफ से बस्तियों में रहने वाले गरीबों के लिए मुफ्त में ही दवाइयाँ देता है, मुफ्त में ही ऑपरेशन की व्यवस्था करता है। उसके इस सेवा भाव से और उसकी इस कर्तव्य परायणता से समस्त मोहल्ले में उसे बहुत नवाजा जाता है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, अर्थात उसको बहुत प्रसिद्धि मिलती है। तो प्रस्तुत कहानी मधुसूदन नामक डॉक्टर चरित्र की कहानी है और मधुसूदन को जिंदगी से जुड़े हुए अनेक सवाल परेशान करते हैं, अस्वस्थ करते हैं। जैसे कि जिंदगी क्या है, खुशियाँ क्या है, नियति क्या है। तो ऐसे अनेक सवाल उसके दिमाग में, उसके ख्याल में आते रहते हैं और ऐसे सवालों से परेशान होकर डॉक्टर का भीतरी तापमान इतना बढ़ जाता है कि एयर कंडीशनर चेंबर में भी उसको पसीना छूटने लगता है। अपनी आत्मा का इतिहास लिखने की वह सोचता तो है, लिखने के लिए डायरी भी लेता है, कलम भी लेता है, परंतु अपनी अंतरात्मा में जैसे भी वह प्रवेश करता है, सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ गड़बड़ा जाता है। बस 55 लिखकर शून्य में खो जाता है। तो क्या है यह 55? इसका ही समझो पूरा इतिहास या इसकी ही पूरी घटना इस कहानी में प्रस्तुत की गई है, क्योंकि इस 55 की घटना ने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी थी। शांत झील से एक खौलती हुई हुगली नदी उसका जीवन बन जाता है या उसका एक व्यक्तित्व बन जाता है। तो अकेले होते हुए वह सोचने लगता है और अकेले होते हुए ही यह सोच नाम का कीड़ा उसके दिमाग को कुतरना शुरू करता है। उसका सुख, उसका चैन, नींद, शांति सब कुछ खो जाता है, छीन लिया जाता है। शेर की तरह स्मृतियाँ झपटा मारने लगती है और तहखाने में उतरते उतरते एकदम नीचे उतर जाते हैं या एकदम नीचे गिर जाते हैं। तो डॉक्टर बनने का बचपन का उसका जो सपना था वह तो पूरा हो जाता है। गले में स्टेथोस्कोप झुलाने का उसका सपना था। इतना ही नहीं तो अपने मोहल्ले सहित पूरे कोलकाता शहर को निरोगी बनने का भी उसका सपना था, वह पूरा तो हो जाता है। उसके लिए वह क्या करता है कि हेल्थ क्लब खुलवाता है और निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था करता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से संपर्क करके गरीब बस्तियों में मुफ्त में ही दवा पानी या अनेक प्रकार की सुविधाएं और उन सुविधाओं की व्यवस्था करता है। गंदी बस्तियों में या जहाँ पर बहुत ही गंदगी फैली हुई थी, मच्छरों मक्खियों से गजबजाती जो गलियाँ थी, तो उस गंदगी को और उस कचरे के ढेर पर भी वह आबाद बस्तियों में हेल्थ और
एक प्रकार से हाइजीन से संबंधित कई डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म वह दिखाता है, लोगों को जागृत करता है, सचेत करता है। वह फिल्म दिखाकर लोगों को प्रेरित करने के लिए चेंबर की जो मुख्य दीवार थी उस पर भी वह पहला सुख निरोगी काया इस प्रकार का स्लोगन लिखता है। बड़े बड़े अक्षरों में यह स्लोगन उसने लिखा हुआ है अपने चेंबर के मुख्य दीवार पर। तो सप्ताह में 2 दिन निशुल्क ऐसी देखभाल वह जनता की करता रहता है, या अपने आप के लिए यह एक उसने नियम बनाया हुआ है कि सप्ताह में 2 दिन निशुल्क मुफ्त में लोगों की सेवा करना या देखना। तो पूरी तरह से समर्थ लोगों से वह पूरी फीस लेता है और असमर्थ लोगों से आधी फीस लेने का भी वह निर्णय करता है। रात्रि के समय आने वाले जो कॉल होते हैं उनको अटेंड करने की भी वह व्यवस्था करता है। बिना चिकित्सा समझो किसी को भी वह मरने नहीं देना चाहता है। तो ऐसी अनेक बातें वह अपने आप में तय करता है। इस प्रकार से उसका जो नित्य क्रम है वह शुरू हो जाता है। तो सीधा शादी के बाद सुहाग रात में ही उसके इस नित्य क्रम को एक प्रकार का समझो ब्रेक लग जाता है। मधुयामिनी में मधुमती की भूमिका में आए ही थे कि फोन की घंटी बज जाती है और दुल्हन के गालों की जो सुर्ख लालिमा थी वह कालिमा में बदल जाती है। पत्नी डॉक्टर को रोकने का प्रयास करती है पर वह स्वयं को रोक नहीं पाता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, डॉक्टर बनना बहुत कठिन होता है प्रिय। जब तक मरीज को आईसीयू में भर्ती करवाकर वापस लौटता है तब तक सुबह हो जाती है। फिर डॉक्टर साहब समझो हीरो बनकर और फिर से मोहल्ले में लोगों की देखभाल के लिए घूमना फिरना शुरू करते हैं। तो मोहल्ले के स्वास्थ्य के प्रति अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाला यह डॉक्टर जैसे बनारस के मगही पान की तरह अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों को यह तराशता जाता है। कभी इस गली में कभी उस गली में घूमता रहता है, लेकिन खुद की जिंदगी में कभी विशेष परिवर्तन नहीं लाता है। एक पति से एक पिता भी बन जाता है पर अपने कार्य में कभी रुकावट नहीं पड़ने देता है। मरीजों के बीच रहते रहते घर के लिए इतना कम बच जाता है कि उन्हें लगभग अनुपस्थित ही माना जाता है और इसलिए घर वालों के प्रति अपने खिलाफ शिकायत और उदासीनता ही मिलती रहती है। उतना बाहर समाज में आदर और सम्मान और प्रशंसा मिलती रहती है। तो गगनचुंबी इमारतें हो, झुग्गी झोपड़ियाँ हो, लेबर कॉलोनी हो, शायद ही किसी घर में यह डॉक्टर नहीं पहुंचा होगा। मोहल्ले के सभी लोग डायग्नोस्टिक सेंटर वाले डॉक्टर मधुसूदन को भगवान मानते हैं, ताकि कभी किसी टेस्ट के लिए उन्होंने न तो कोई कमीशन लिया था और न ही किसी रिपोर्ट के लिए, कभी रिपोर्ट बदलने के लिए कभी उसने किसी के साथ कोई ऐसा दुराग्रह किया था। लेकिन उसका खुद का घर ही उसे उसकी जगह दिखा देता है। कभी शादी की सालगिरह पर पत्नी के लिए उपहार लाना भूलता है, तो कभी बेटे के जन्मदिन के लिए या बेटे के जन्मदिन पर तोहफा लाना भूल जाता है। कभी घर देर से आता है तो कभी बेटे की सेकेंड हुगली ब्रिज दिखाने की जिद पूरी नहीं कर पाता है। इसलिए घर में उमस उदासी बढ़ती जाती है। घर वालों को उसके पेशे में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। कभी गांव में फ्री में मेडिकल कैंप लगाने के लिए जाता है और जाते समय अपने बेटे और पत्नी से फिर वही जुमला पकड़ा देता है, फिर वही बात कह देता है कि बहुत कठिन है डॉक्टर बनना। तब पत्नी मुंह फुलाकर नहले पर दहला जड़ते हुए कहती है कि उससे भी कठिन है अच्छा पति बनना। लेकिन अपने संत जैसे पति को फिर से क्षमा कर देती है और अपने नित्य कार्य में
जुट जाती है। तो डॉक्टर मधुसूदन के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है कि इतिहास करवट बदल देता है। अन्ना आंदोलन की पृष्ठभूमि से उपसी एक नई नवेली पार्टी देश के प्रतिबद्ध युवाओं को राजनीति में सक्रिय योगदान देने के लिए आह्वान करती है। डॉक्टर के व्रत में सिमटी मीनारें टूटने लगती है और डॉक्टर सोचता है कि सचमुच अगर कुछ करना है तो भ्रष्ट नेताओं के साए से देश को मुक्त करना होगा। अतः भ्रष्टाचार के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने का अद्भुत निर्णय डॉक्टर साहब लेते हैं और टीएमसी और सीपीएम दोनों मुख्य दलों को खबर भी पहुंच जाती है कि डॉक्टर ने लड़ने का निर्णय लिया है। दोनों पार्टियां उसे ऑफर करती है, पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना पूरा करने के लिए डॉक्टर किसी भी पार्टी में किसी भी दल में सम्मिलित नहीं हो जाते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं। पूरे संकल्प और पवित्रता के साथ चुनावी मैदान में डॉक्टर कूद पड़ते हैं और स्वतंत्र रूप से लड़ने का वह निर्णय लेते हैं। यहाँ रुकेंगे, धन्यवाद।